Hello, beautiful people. My name is Rishi Doble, and I welcome you all to Weirdly Wired. I am a first year undergraduate student of the Department of Mechanical Engineering enrolled in this dual degree course at the Indian Institute of Technology, Kharagpur. These over here are my credentials. Before beginning, if somebody doesn't know me, you can check this out. So, in today's session, we'll be starting with the DPP 4 of chemistry. So आज हम लोग सॉल्व करने वाले एडवांस 2021 के पेपर 1 का सेक्शन 1 हैज 4 क्वेश्चंस एंड उसका मार्किंग स्कीम इज गिवन एज फॉलोज. सो सेक्शन 1 क्या है? इट इज ए सिंगल आंसर करेक्ट चॉइस वाले क्वेश्चन है ये. सो ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. तो इसका मार्किंग स्कीम भी हमें यहाँ पर गिवन है एंड दैट इज +3 -1 वाली मार्किंग स्कीम है एंड 0 अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करते इसको. सो क्वेश्चन 1 हमारे सामने ऑर्गेनिक का है. The major product form in the following reaction. एक हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, एक हमारे पास बीच में कोई एक एल्काइन है, NaNH2 Na लिक्विड NH3. टिपिकल बर्च रिडक्शन. ये टिपिकल बर्च रिडक्शन है. बर्च रिडक्शन का काम यही होता है कि बर्च रिडक्शन एक्चुअली रिड्यूसेस एल्काइंस टू एल्कीन्स, इसलिए इसका नाम बर्च रिडक्शन है. आई एम सॉरी, इसलिए इसका नाम है बर्च रिडक्शन. इट रिड्यूसेस द एल्काइंस टू एल्कीन्स. अभी एल्काइंस में भी कैसे एल्काइंस को ये रिड्यूस करता है? ये टर्मिनल एल्काइंस को रिड्यूस नहीं करता है, ये जो बीच में जो एल्काइंस होते हैं ये उन्हीं को रिड्यूस कर पाता है. नाउ व्हाई इज इट नॉट एबल टू रिड्यूस द टर्मिनल एल्काइंस? तो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर हम इसी कंपाउंड को ले, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस होल पार्ट विद आर, तो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में इट इज गोइंग टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट समथिंग लाइक दिस. ये जो यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन में जो हाइड्रोजन होता है दैट इज हाईली एसिडिक, तो फिर ये H+ के रूप में निकल जाता है. ये चीज निकल जाएगी एंड व्हाट, Na+ जो है वो आके यहाँ पर चिपक जाएगा. अगर यहाँ पर Na+ आके चिपक गया तो फिर रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी. रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी तो रिडक्शन कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइंस में पॉसिबल नहीं है, टर्मिनल में इट इज नॉट पॉसिबल. सो इसका मतलब बचा कौन सा? हमारे पास सिर्फ ये बीच वाला एल्काइन बचा. अभी ये बीच वाला एल्काइन ही रिड्यूस होगा. अभी रिड्यूस होगा भी तो किस में रिड्यूस होगा? रिड्यूसेस एल्काइंस टू एल्कीन्स, वो भी कैसे? ट्रांस एल्कीन्स में. ये थोड़ा इंटरफेस का प्रॉब्लम है. इट रिड्यूसेस द एल्काइंस टू ट्रांस एल्कीन्स. ट्रांस एल्कीन्स माने क्या? मतलब ऑपोजिट साइड में ग्रुप है. अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांस एल्कीन. यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर कोई भी लेस प्रायोरिटी ग्रुप हो सकता है. दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांस एल्कीन. ट्रांस एल्कीन यहाँ पर भी कैसे? यहाँ पर एक H ऐसे, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर होगा. उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, यहाँ पर NH3 आता है, फिर यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है एंड समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर बनता है हमारे पास एक ट्रांस एल्कीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, टर्मिनल एल्काइन तो रिड्यूस होगा नहीं, जो होगा वो बीच वाले में होगा. बीच वाला भी कैसा? ट्रांस में रिड्यूस होगा, इसलिए. सो इसलिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. Among the following, the conformation that corresponds to the most stable conformation of mesobutane 2,3-diol. मीजो की बात हो रही है. अभी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीजो क्या कंपाउंड्स क्या होते हैं. मीजो कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की कैपेबिलिटी है, बट वो इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से कर नहीं पाते. Now what is exactly internal composition? Let me just draw the diagram of mesobutane 2,3-diol. This is OH, OH, CH3, 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 H and H. अभी देखो ये perfectly symmetrical है. This is perfectly symmetrical. Also ये R configuration है 1 2 3, तो फिर ये R configuration है. This is 1 2 3, so this is S configuration. So अगर हम ऊपर वाले पार्ट को देखें, सिर्फ R कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो कोई भी PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो सपोज राइट हैंड साइड की तरफ झुक गया, तो ये जो नीचे S वाला पार्ट है ये उतना ही झुकाएगा उस PPL को, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इफेक्टिवली इसका जो नेट इफेक्ट है वो तो जीरो ही होगा. नेट इफेक्ट इज जीरो. इसका मतलब ये इंटरनली कॉम्पनसेट हो गया. ये एक कंपाउंड के अंदर ही R और S प्रेजेंट है जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं. That is why it is known as internal compensation. This is known as
internal compensation. That is why no optical activity is shown in meso compounds. एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है कि सपोज R फॉर्म का कोई एक कंपाउंड है एंड S फॉर्म का कोई एक कंपाउंड है और वो दोनों 50-50 अमाउंट में 1:1 रेशियो में एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर R वाला पूरा जो ग्रुप होगा वो एक तरफ झुकाएगा, S वाला पूरा ग्रुप दूसरी तरफ झुकाएगा, तो इसलिए नेट इफेक्ट यहाँ पर जीरो आता है, बट दिस इज एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. सो देयर इज दिस डिफरेंस. इंटरनल कॉम्पनसेशन में एक कंपाउंड के अंदर ही R और S दोनों प्रेजेंट होते हैं. एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन में R के कंपाउंड्स अलग प्रेजेंट होते हैं, S के कंपाउंड्स अलग प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर अगर हमें देखना है कि जो सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन है, अभी ये सिमेट्रिक है हमें पता है. नाउ सिंस दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिक, सो यहाँ पर भी सिमेट्री दिखनी चाहिए हमें. यहाँ पर जो भी कंपाउंड है उसमें भी सिमेट्री दिखनी चाहिए. OH के पीछे OH आएगा, H के पीछे H आएगा, Me के पीछे Me आएगा. लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर यू. ये पीस का सिंबल टाइप्स से कुछ बनाना है हमें. H एंड Me इज व्हाट CH3 ओनली. ये हमारा फ्रंट साइड हो गया. अभी बैक साइड में भी कैसे जो कंपाउंड है उसमें भी बैक साइड में भी उसमें OH होना चाहिए, Me के पीछे Me होना चाहिए, H के पीछे H होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कंपाउंड रहेगा, तभी वो मीजो कंपाउंड रहेगा. दैट इज द होल गेम ओवर हियर. पूरा गेम ही यही है कि कौन से ग्रुप के पीछे कौन सा ग्रुप होना चाहिए. दैट इज द होल गेम. अभी अगर मैं यहाँ पर OH के पीछे OH, अभी मैं एकदम से पीछे तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड करके दिखा दिया है. OH, Me एंड H. अगर हम ये एक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, कैन यू सी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो क्यों नहीं करें हम. और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है वहां पर डेफिनेट चांस है कि वो सबसे स्टेबल फॉर्म होगा. सो इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी. OH के पीछे OH है, Me के पीछे Me है, H के पीछे H है. अभी वो रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस के लिए हमने यहाँ पर इसको 60 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के साथ रखा है, बट अदरवाइज ये एक दूसरे के पीछे ही है, एक दूसरे के पीछे, इसलिए यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सॉलिड्स का बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. For the given closed packed structure of a salt made of cation X and anion Y shown below, ions of only one face are shown, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फेस का है, मतलब ऐसा मान ले कि सारे फेसेस पे ऐसा प्रेजेंट होगा. The packing fraction is approximately. अभी हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लैटिस स्ट्रक्चर है that is formed by Y. Lattice is formed by Y. Formed by anion Y, which is most of the time case होता है. Most of the time हमेशा जो anion होता है वो ही लैटिस फॉर्म करता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता. जैसे CHCl में या फिर CSF में जो सीजियम आयन होता है वो बनाता है लैटिस. वो दो चार एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें उसका साइज बड़ा होता है. यहाँ पर anion का साइज क्लियरली बड़ा है केटायन से. anion Y is clearly bigger than anion X, इसीलिए than cation X, इसलिए anion Y का हम लोग लैटिस यहाँ पर बनाते हैं. anion Y का अगर हम लैटिस देखें, ये थोड़ा प्रिमिटिव लैटिस जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा क्या, प्रिमिटिव लैटिस ही नहीं लग रहा है ये, सॉरी प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव लग रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है, वहां पर बड़े बड़े एटम्स है. प्रिमिटिव ही लग रहा होगा. प्रिमिटिव है ये, इनफैक्ट प्रिमिटिव है. तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि ट्वाइस द रेडियस ऑफ anion Y इज इक्वल टू द यूनिट, जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ. अगर हमने इसको सपोज A मान लिया, ये जो एज लेंथ है, एज लेंथ को हमने A मान लिया. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये डेफिनेटली इसका मतलब प्रिमिटिव सेल है. प्रिमिटिव सेल में ट्वाइस द anion का रेडियस इज इक्वल टू द एज लेंथ, हमने वही लिखा है. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. 2RY इज इक्वल टू A. अभी अगर हम एक और देखें तो ये जो केटायन X यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, एक और रिलेशन हमें मिल गया. सो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Y प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ X, या फिर मतलब डायामीटर की ही बात करें, क्योंकि X का तो पूरा डायामीटर ही इसमें लग रहा है ना, ये तो फेस सेंटर है.
ये आधा अंदर है आधा बाहर है, फेस सेंटर है ये। Now for this you should know कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। फेस सेंटर का मतलब क्या है, प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या है, अगर नहीं पता तो प्लीज रिवाइज योर सॉलिड चैप्टर। सॉलिड्स का जो चैप्टर है इसमें काफी क्लियरली ये सब चीजें मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है। फेस सेंटर में कैसे आधा अंदर आधा बाहर होता है, तो इसका मतलब ये डायामीटर ही होना चाहिए। सो 2ry प्लस 2rx इज इक्वल टू √2a, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। √2a क्यों, ये a है ये a है, तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल वाला है तो √2a हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं चलो जी। 2ry क्या a है, सो 2rx इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू a, मिल गया अपने को। rx है क्या, √2 माइनस 1 बाई 2 इंटू a, विच इज वॉट, √2 माइनस √2 क्या होता है 1.414, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0.414 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें पूरा सॉल्व करके आएगा 0.207a अप्रॉक्स। rx की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। rx की वैल्यू हमको मिल गई, rx इज व्हाट 0.207a। सिमिलरली ry की वैल्यू तो हमें पता ही थी, ry इज व्हाट 0.5a। अगर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। वंस वी नो द वैल्यूज ऑफ rx एंड ry, नाउ वी हैव टू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव सेल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं यहाँ पर, इफेक्टिव एटम्स इन दिस होल यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द होल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जितने इफेक्टिव है डिवाइडेड बाय द होल वॉल्यूम, तो उससे अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, कितना फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड है उसमें। तो यहाँ पर परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल के अंदर, आधा, क्योंकि व्हाट आधा अंदर होता है और बाकी का आधा बाहर होता है। तो यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आधा ही होगा, आधा माने 1/2। एंड हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव, a cube has 6 faces, so 6 into 1/2, this is the total contribution। these are the number of faces, कि भाई 6 फेसेस है और उसमें हर फेस में से सिर्फ आधा ही कंट्रीब्यूट हो रहा है x का, ये x की बात हो रही है, ये x is on the face center और face center में आधा कंट्रीब्यूशन होता है। so these are the number of atoms, number of effective atoms in the cell, and this is the volume 4/3 pi rx cube, this is the total volume of x। ये x की बात हो गई। अभी हम y की बात करते हैं। y में क्या, 8 कॉर्नर्स है और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। बिकॉज इफ वी सी, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऊपर का दो हिस्सा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एक पीछे के साइड में दो इधर, तो फिर कितना 8 इसमें हो गया, ये 8 इसमें डिवाइड हो गया। So these are the number of corners and this is the contribution. So the effective contribution of Ni and Y is only one cell, is only one atom. Sorry, not cell, but only one atom. ये इसका वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इज a क्यूब। हमें फ्रैक्शन निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना, सॉरी ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। So this will be fraction. This is for atom Y. सॉल्व करते हैं। So this is what, this is 3 and 3, ये कैंसिल हो गया, 4 pi rx cube, what is rx cube, 0.207a का होल क्यूब प्लस दिस इज 8 into 1/8, तो ये तो 1 हो गया, 4/3 pi ry क्यूब क्या है, what is ry, ry is 0.5a और ये होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, ये a क्यूब कैंसिल हो गया हर जगह। अभी हमने 4 पाई को बाहर ले लिया। ये कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया है। सो 0.207 का क्या आता है, 0.207 अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 0.008, मत लिख देना 88 होता है। ये गलती मैंने एडवांस में करी थी, जब मैं रीचेक कर रहा था तब मेरा आंसर सही आया था। सो 0.008 लेकर करोगे तो आंसर बहुत वेरी हो जाएगा तुम्हारा, बहुत वेरी, और वो दूसरे ऑप्शन से मिलता भी है। पॉइंट इज दूसरे ऑप्शन से मिलता भी है वो आंसर, तो इसलिए थोड़ा 2-4 और डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लेना। आई कैलकुलेटेड दिस इन एडवांस, तो 0.0087 करके कुछ आता है, 879 करके, सो मैंने राउंड ऑफ करके 88 लिख लिया।
यहाँ पर 0.5 का क्यूब क्या है, 0.25 इंटू 5 विच इज 0.125 डिवाइड बाई 3। तो मैं यहाँ पर अभी कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.088 प्लस 0.0416, 6 रिकरिंग है यहाँ पर, मैं यहाँ पर वो ठीक है 66667 करके ऐसी करके कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा। दिस कम्स आउट टू बी 12.56। 22/7 को चलो अगर मैं 3.14 लिखता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, एंड दिस बिकम्स 0.4248 अप्रॉक्स। ठीक है, बस इसको अभी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 0.6332 समथिंग ऐसे करके कुछ सॉल्व करके आता है, एंड दिस इज योर आंसर 0.6632। 0.6632 यहाँ पर क्या है, 0.663, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत इजी है ये, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये 5 मिनट के क्वेश्चन है सारे। ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 4। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ CrNH3 6 3+ एंड CuF6 3- इन बोर मैग्नेटॉन। यार इससे सिंपल क्वेश्चन तुमको एडवांस में वो दे ही नहीं सकता। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये कितनी बारी हमने मेंस में सॉल्व किया हुआ है। मेंस में तो हमेशा इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, उन्होंने एडवांस में भी ऐसा सेम क्वेश्चन डाल दिया। सो जस्ट सी, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम टैकल करते हो, ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो तुम आराम से यू विल मेक द कट। एडवांस में इट इज जस्ट द आर्ट ऑफ नोइंग विच क्वेश्चंस आर सो इजी, विच क्वेश्चंस कैन बी डन इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। उन क्वेश्चंस को अच्छे से टारगेट करो, एंड बाकी क्वेश्चंस जिसमें अगर लग रहा है कि इसमें आंसर शायद गलत हो सकता है तो छोड़ दो उनको। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लीविंग क्वेश्चंस, उनको बस सिंपली छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारा कट बनना है, तुम्हारे को आईआईटी के अंदर घुसना है। आईआईटी के अंदर अगर तुम टॉप के 10,000 रैंक्स में पहले आ जाओगे, फिर उसके बाद तुम्हारा काम रहेगा कि जो क्वेश्चन तुमने छोड़े है उसमें से तुम अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते, दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेप। बट सबसे पहला स्टेप है कि टू मेक द कट। बहुत हो गया ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैलकुलेट करना है CrNH3 6 3+। NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग करवाएगा अंदर। क्रोमियम क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 24, सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, क्योंकि 3d5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए 4s1 3d5 हो जाता है वो। दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। 3+ की बात हो रही है, Cr 3+ की बात हो रही है, क्योंकि NH3 का तो कोई चार्ज है नहीं अपने ऊपर, तो इसलिए जो ये +3 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है वो Cr के ऊपर भी उतना ही है। Cr+3 का ये दिस इज गोइंग टू बी द सेम, लिखूंगा 4s0 3d3 3d3 हो गया 1 2 3। अभी इसमें क्या ही पेयरिंग करवाएगा NH3? NH3 भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बट इसमें क्या ही पेयरिंग करवाएगा? अगर मैं इसका पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, दिस इज 3d 4s 4p, तो इसके बाद तो NH3 को तो मिल गया ना इनर डी कॉम्प्लेक्स, D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। NH3 कितने हैं, 6, मिल गया इसको इनर डी कॉम्प्लेक्स, मिल गया इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी हाइब्रिडाइजेशन होती है ये, मिल गया। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 3। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट n से कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 विच इज वॉट 3 इंटू 5 √15। √15 क्या है नहीं पता मुझे, √16 से तो कम ही होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 4, √15 इज लेस देन 4, तो मतलब 3.5 से ऊपर होगा, 3.8 के आसपास होगा। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, 3.87 1.73 और 4.9 और 2.84, ये ऑप्शंस है। अभी 2.84 तो नहीं होगा यार, 2.84 अंडरस्टूड है, दिस इज लेस देन 3 विच इज व्हाट लेस देन √9, लेस देन √9 तो नहीं है अपना, तो 2.84 तो होगा नहीं, 4.9 तो मतलब क्या लेस देन √25 हो गया, लेस देन √25 भी नहीं है ये सी। 1.73 इज व्हाट √3 ओनली, 1.73 इज √3, तो चलो पता है।
तो क्या आंसर बचता है हमारे पास 3.87. दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली 3.87 लिख सकता हूँ मैं. आई विल जस्ट राइट इट इन अ डिफरेंट कलर. दिस इज व्हाट 3.87. म्यू हमें मिल गया 3.87 है. तो पहला वाला म्यू यहाँ पर रिस्पेक्टिवली की बात हो रही है. रिस्पेक्टिवली मतलब पहला किसका है फिर दूसरा किसका है वो ऑर्डर मैटर करेगा इसमें. सो हम लोग देखें यहाँ पर तो बी और डी तो हमारे ऑप्शन से चला गया. हमने एलिमिनेट ही कर दिया. 3.87 इधर है 3.87 इधर है. ए और सी में से कोई तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए. अभी हम बात करें CuF6 3 माइनस की. CuF6 3 माइनस. F is what? F is a weak field ligand. ये पेयरिंग नहीं करवाएगा. अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो भी नहीं करवाएगा. Cu का क्या है 29 है एटॉमिक नंबर. इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. अगेन ये फुलफिल्ड ये कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. फुलफिल्ड है ये अपने लाइफ में तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है. तो इसलिए 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन में ये एग्जिस्ट करता है. सिंस यहाँ पर F6 3 माइनस की बात करी है. F के ऊपर लाइगेंड चार्ज कितना होता है -1. तो ये टोटल में कितना -6 हो जाएगा चार्ज. सो x -6 इज इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू वॉट +3. कॉपर के ऊपर +3 चार्ज है. तो अगर मैं कॉपर का लिखूं +3 वाला कॉन्फ़िगरेशन ये तो सब सेम आएगा. ये सब सेम आएगा. दिस विल बी 4s0 3d8. अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाता हूँ दिस इज व्हाट दिस इज 3d दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हुन्स रूल फॉलो कर रहा हूँ मैं. आई होप तुमको पता है हुन्स रूल क्या होता है. अब ये वीक फील्ड लाइगेंड है. ये क्या ही पेयरिंग करवाएगा यहाँ पर. वीक फील्ड लाइगेंड तो पेयरिंग करवा नहीं सकता. तो इसलिए इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 ही रहेंगे. इसको यहाँ पर ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा. दिस इज व्हाट 4d. सो ये 1 2 3 4 5 6 ठीक है. sp3d2 ये sp3d2 ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ये वाला क्या था ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर 3d के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं. यहाँ पर 4d के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं. दिस इज व्हाई दैट इज व्हाई दिस इज आउटर डी कॉम्प्लेक्स. n इज इक्वल टू 2 है. म्यू कैलकुलेट करते हैं. म्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 2 n into n plus 2 which is 4. This is root 8. Root 8 is what less than root 9. तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है root 8 is less than 3. यहाँ पर देखिए root 8 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है 1.73 तो नहीं हो सकती. ये तो root 3 होता है. तो बचा क्या 2.84. So this is why your answer is going to be A. And with this we have completed section 1 of the advanced का paper 1. इतने इजी क्वेश्चंस है ये 4 क्वेश्चंस तुमको इजीली +12 फेच कर सकते हैं. बहुत इजीली +12 तुम फेच कर सकते हो. और अगर तुम 12 मार्क्स भी ले लेते हो तो तुम अपना केमिस्ट्री का सेक्शन वाइज कट यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड. सेक्शन वाइज कट तुम क्वालिफाई कर जाते हो फॉर पेपर 1 एज वेल एज कम फॉर कंप्लीट ऑफ केमिस्ट्री. 10 मार्क्स होते हैं शायद पेपर क्वालिफाई करने के लिए. तुमने 12 मार्क्स तुमने यहाँ पर ले लिए. तुम्हारा तो तुम क्वालिफाई हो चुके हो तो तुम्हारी रैंकिंग भी दिखेगी. दिस मीन्स इतने इजी क्वेश्चंस है. मैं तो एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया. अदरवाइज दीज आर सो सिंपल क्वेश्चंस. यू कैन इजीली डू दिस ऑन योर ओन. ओके सो लास्ट एंड foremost thing, keep practicing and remember, be limitless because you are limitless. All the best.